Hello everyone, welcome to the EcoAge Academy. I am Priyanshi Mittal and today I will be covering last 5 years COT PG Microbiology previous year questions to help you complete your syllabus quickly and efficiently. Since we don't have much time to go through each topic in details, solving and analyzing these previous year questions will ensure that you revise the entire syllabus smartly. If you prepare these questions thoroughly, consider 80 to 90% of your preparation done. आप सभी भी जानते हैं कि टाइम बहुत कम बचा है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है इतने कम वक्त में सिलेबस को कंप्लीट करवाना। तो मैंने आप सभी के लिए ये सोचा है कि मैं आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवा देती हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से स्मार्टली तरीके से हो जाए। क्योंकि वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने भी देखे होंगे और मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया भी है। कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में? 75 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, टोटल 375 हो गए। 375 टॉपिक्स तो आपके ऐसे कवर अप हो जाएंगी। देन हर एक क्वेश्चंस में कितने ऑप्शंस होते हैं? टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चंस की सब ऑप्शंस को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो टोटल आपके 1500 टॉपिक्स होते हैं। तो मैं आपको 1500 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाऊंगी बिल्कुल। अगर आप रोज मेरे वीडियोस देखिएगा, सीरियसली स्टडी कीजिएगा और जो मैं बता रही हूँ आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे डिटेल्स के साथ आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, अभी मैं आपको 2024 यानी कि 2024 का पेपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या आया था एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन प्रोडक्शन इज। हमें सीक्वेंस बताना है कैसे लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बनती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती क्या है, इस क्वेश्चन को जानने के लिए। तो लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन एक तरीके का वैक्सीन होता है जिसमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है जो स्पेसिफिक एंटीजन को एक्सप्रेस करता है। इस तरीके के वैक्सीन में एक वेक्टर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियरिंग के माध्यम से मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो डिजायर्ड पैथोजन का एंटीजन प्रोड्यूस कर सके बिना किसी हार्मफुल इन्फेक्शन कॉज की। आई बात समझ में? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करेंगे जो स्पेसिफिक एंटीजन को एक्सप्रेस करता हो। इस तरीके की वैक्सीन में एक वेक्टर ऑर्गेनिज्म आपका वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, को जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मॉडिफाई किया जाएगा। यानी कि जो हम वेक्टर ले रहे हैं वायरस या बैक्टीरिया, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई करेंगे ताकि वो डिजायर्ड पैथोजन के एंटीजन को प्रोड्यूस कर सके बिना किसी हार्मफुल इन्फेक्शन कॉज किए। अब कैसा मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जीन इंसर्ट करवाते हैं। साइंटिस्ट एक स्पेसिफिक जीन को सेव वेक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंसर्ट करते हैं। यानी कि जो हमने वेक्टर लिया था वो वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है, उस वेक्टर के जीनोम में हम जीन को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जीन इंसर्शन। सेकेंड, रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। जब ये रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीजन एक्सप्रेस करता है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आई बात समझ में? जब ये रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, होस्ट बॉडी में एंटर कर जाएगा। रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है यहाँ पे? जिसमें हमने क्या करवाया था, जीन इंसर्ट करवाया था वेक्टर में, वो अब रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गया। जब मैं उसको उस बॉडी में एंटर करवा दूंगी तो वो एंटीजन एक्सप्रेस करेगा जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। फिर जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या आएगा? इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट क्या बनाने लगता है? एंटीबॉडीज। क्योंकि जब कोई बाहर का रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके
एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप करता है कौन, हमारा इम्यून सिस्टम, जो फ्यूचर में एक्चुअल पैथोजन से प्रोटेक्शन देता है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस बताना था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट जीन का हम एक्सप्रेशन करवाएंगे, फिर उसे ट्रांसफर करेंगे न्यूली क्रिएटेड प्लाज्मिड में जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड होस्ट सेल में था, फिर पुटिंग करेंगे सेल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर, देन एक्सप्रेस करेंगे रिकॉम्बिनेंट जीन्स को। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, पुटिंग द सेल्स in the presence of an inhibitor, transfection of newly created plasmid into previously infected host cell, formation of recombinant plasmid और expression of recombinant genes। तो अभी मैंने आपको ये सारा बताया था। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम वेक्टर लेंगे, वेक्टर वायरस या कुछ भी हो सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफेक्शन ऑफ न्यूली क्रिएटेड प्लाज्मिड इनटू प्रीवियसली इन्फेक्टेड होस्ट सेल। जो हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार किया है उसको ट्रांसफर करेंगे न्यूली क्रिएटेड प्लाज्मिड में। जो ट्रांसफर करेंगे न्यूली क्रिएटेड प्लाज्मिड का किसमें, जो होस्ट सेल ऑलरेडी इन्फेक्ट हो रखा है। यानी कि जो मैंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था, अभी मैंने आपको पूरा स्टेप समझाया था, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, जिसमें अच्छे से बताया था। सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना रहे थे, फिर हम उसको इन्फेक्टेड होस्ट सेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दे रहे थे। फिर होस्ट सेल की बॉडी क्या कर रही थी, एज एंटीजन समझ के एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी, और टी सेल्स भी, पर वो टी सेल्स बाद में एज अ प्रोटेक्टर काम आ रही थी हमारी बॉडी की। तो सेम सबसे पहले हमने फॉर्मेशन कर लिया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का, फिर न्यूली क्रिएटेड प्लाज्मिड का ट्रांसफेक्शन कर दिया किसमें, प्रीवियसली इंस्पेक्टेड होस्ट सेल में। फिर पुटिंग द सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर, यानी कि रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल आर एक्सपोज टू कंडीशन दैट प्रमोट जीन एक्सप्रेशन, देन एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, सी बी ए डी। आई होप आपको लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अच्छे से समझ आ गई हो, पूरा इन डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर कंसिडर्ड डिकम्पोजर। इकोसिस्टम में कौन सा ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर की तरह एक्ट करता है, कंसिडर होता है, फंजाई, वायरसेस, प्लांट, लेकिन्स। तो ऑब्वियसली बात है, वायरसेस तो होंगे नहीं, क्योंकि वायरसेस डिकम्पोजिशन नहीं हो सकते, इनको तो होस्ट सेल की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर वर्क करते हैं, हमें भी पता है बात, आप सभी को पता है, तो ये भी डिकम्पोजर नहीं होंगे। और लाइकिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो बचा कौन, फंजाई। फंजाई क्या है, प्राइमरी डिकम्पोजर है इन द इकोसिस्टम, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशियन इज डिस्ट्रॉयड। क्या होगा अगर फाइटोप्लैंक्टन जो ओशियन के हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऑप्शन दिया है, द ओशियन एज कार्बन सिंक इज एडवर्सली अफेक्टेड, the ocean ecosystem is not affected, the density of ocean is drastically decreased, the food chain in the oceans are adversely affected। अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेगा ओशन में तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन का काम क्या होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करना, CO2 को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करना। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे तो CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो ओशियन एज कार्बन सिंक इज एडवर्सली अफेक्टेड। और सेकंड काम क्या होता है इनका, फूड चेन को मेंटेन करना। ओशियनिक पूरा का पूरा जो फूड चेन है वो इसी पे ही डिपेंड रहता है, फूड वेब डिपेंड रहता है किस पे, फाइटोप्लैंक्टन पे। तो ओशियन इकोसिस्टम इज नॉट अफेक्टेड, ये चीज गलत है, ओशियन का इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। जो डेंसिटी है वो ओशियन की ड्रास्टिकली डिक्रीज, ये ऑप्शन भी गलत है। फाइटोप्लैंक्टन की होने या ना होने की वजह से उसकी
की डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है फूड चेन इन द ओशियंस आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो फूड चेन जो है ओशियन की वो अफेक्ट होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड है। तो दो चीजों पे हमारा मेन फोकस है इसमें। ओशियन है कार्बन सिंक, यानी कि कार CO2 एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ए और डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। इसमें हमको बताना है डाइसैकेराइड्स कौन सी नहीं है। आई होप आप सभी को डाइसैकेराइड्स के बारे में पता होगा, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। अगर नहीं पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाइसैकेराइड्स एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो जो आपका माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये क्या है, तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स हैं। पर हमसे पूछा कौन सा डाइसैकेराइड्स नहीं है। तो गैलेक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स नहीं है। गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। सबसे इजी क्वेश्चन अभी मैं आपको देखूंगी, कितनी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप ये एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वायरसेस है। वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, फैकल्टेटिव सेप्टोफाइट्स है, ऑब्लिगेट सेप्टोफाइट्स है, बोथ पैरासाइट्स है सेप्टोफाइट्स। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही BSc MSc में। वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर सकते और इनको क्या करना होता है, होस्ट सेल की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। फैकल्टेटिव सेप्टोफाइट्स क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड मटेरियल से। ऑब्लिगेट सेप्टोफाइट्स जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को। और वायरसेस क्या है आपके, प्योरली पैरासाइट, पैरासाइटिक है। आ रहा है समझ में आपको ये सारी चीजें। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता क्या है। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एक तरीके का फोटोसिंथेसिस है जो साइनोबैक्टीरिया के अलावा दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस में वाटर का यूज नहीं होता है। अब जब वाटर का यूज नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगी। होता कैसे है, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ETC वर्क करती है, देन कार्बन फिक्सेशन होता है। आ रही है बात समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला इसका ऑप्शन दिया है द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो ये बात सही है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा। नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अभी बताया था पानी का ब्रेक डाउन नहीं होता, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगा। फिर बताया गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फोटोट्रॉफ्स, अभी मैंने आपको बताया था प्रोसेस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो ये एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स है, ये बात भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स ग्रो एरोबिकली, ये ऑप्शन गलत है। जो एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स होंगे वो ग्रो करेंगे एन एरोबिकली। आई बात समझ में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। कौन सा इंटरेक्शन इन सब में से प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन है वंडर वॉल फोर्सेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड होते हैं वो तो आप सभी को पता है, दोनों के कोवैलेंट बॉन्ड है जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सही बात समझ में। प्रोटीन का क्या करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। और जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये स्पाइनल फोल्ड जो स्ट्रक्चर होता है
प्रोटीन की उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है। अब जो आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स है, ये वीक और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, जो हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब कैसे करता है 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन को स्टेबलाइज? बाय प्रमोटिंग टाइट पैकिंग ऑफ अमाइनो एसिड साइड चेन। साइड चेन की क्या करेगा? टाइट पैकेजिंग करेगा। तो प्रोटीन फोल्डिंग में कौन सा बॉन्ड हेल्प कर रहा है आपका? कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा है? वॉन डेर वाल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल एपीसी? अब आप पूछोगे मैम एपीसी क्या होता है? आप में से मुझे में भी हो सकता है बहुत लोगों को एपीसी के बारे में ना पता हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। एपीसी होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते क्या हैं? जो प्रोफेशनल एपीसी होता है स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स होते हैं, जो फॉरेन एंटीजन को प्रोसेस करके टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन गए हैं उसको प्रोसेस करेंगे और प्रेजेंट करेंगे किसके आगे? टी सेल्स के आगे, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो सके। जब टी सेल्स के आगे ये प्रेजेंट करेंगे तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होगा। ये सेल्स अडेप्टिव इम्यूनिटी के एक्टिवेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब कौन कौन से एपीसीज होते हैं? डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल एपीसीज की बात करूँ तो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, ये सबसे एफिशिएंट एपीसीज हैं और टी सेल एक्टिवेशन को प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। सेकंड मैक्रोफेजेस, पैथोजन को फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। बी सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, साथ साथ स्पेसिफिक एंटीजन्स को प्रेजेंट भी करते हैं। तो आपके प्रोफेशनल एपीज 3 टाइप्स के होते हैं, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस और बी सेल्स। और एपीसीज होते क्या है ये भी पता चल गया। ये इम्यून सेल्स है जो प्रोसेस में प्रेजेंट करते हैं एंटीजन टू टी सेल्स, एक्टिवेटिंग द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जो मैंने आपको बताया। डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और बी सेल होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स को फॉर नेसेसरी फॉर टी सेल्स एक्टिवेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था आपको CD4 प्लस टी सेल, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि CD4 टी सेल्स एपीसी नहीं है। ये क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को एंड प्रेजेंट होती है, प्रेजेंटेड बाय एपीसी। मैक्रोफेज इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैक्रोफेज आपका एपीसी है। फिर आपका है ओसिनोफिल। ओसिनोफिल के प्राइमरी इन्वॉल्व होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन में एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में। एलर्जी रिस्पॉन्स में ये क्या है? प्रोफेशनल एपीसी नहीं है। फिर आप मास्ट सेल, ये भी आपका एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है, ये भी आपका एंटीजन प्रेजेंटर नहीं है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सेकेंड, डेट इज मैक्रोफाज। अब क्वेश्चन 9 है, ये है द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। हमें सीक्वेंस बताना है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर का लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन को जेड स्कीम भी कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो। जेड स्कीम क्यों कहते हैं? जेड स्कीम है क्या? अगर मैं आपको बता देती हूँ जेड स्कीम। जेड स्कीम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 यानी कि PS2 से इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 तक मूव करती हैं, जिसमें ATP और NADPS जनरेट होता है। आ रही है बात समझ में? इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? PS2 से PS1 में मूव करेगा और ATP और NADPS जनरेट होगा। इसका नेम जेड स्कीम इस वजह से है क्योंकि जब इस प्रोसेस के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी डायग्राम में प्लॉट किया जाता है तो ये जेड शेप का दिखता है। अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी आपको शो कर दूंगी। अब इसमें होता क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे PS2 से। कहाँ पे? सबसे पहले PS2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में होंगे, देन PS1 एक्टिवेशन होगा एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगा। आफ्टर दैट आपकी NADPH फॉर्मेशन होगा। तो जो फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सीक्वेंस है जेड स्कीम में वो क्या है? पहले H2O
फोटोलिसिस हुआ वाटर का pH2 में, P680 में, देन PQ, देन साइटोक्रोम B6F, देन PC, उसके बाद PS1 में गए इलेक्ट्रॉन, देन FD, FNR एंड देन NADPH। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, CDBA। सबसे पहले क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 में प्रोसेस हो रहा है, तो थ्रू फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए एक्साइटेड स्टेट में, उसके बाद डाउन आए ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, टू फोटो इलेक्ट्रॉन ETS के थ्रू कहाँ आए, फोटो सिस्टम 1 में आए। देन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ, जो मैंने भी आपको बताया था, ट्रांसफर हुआ अनदर एक्सेप्टर में, देन NADPH बना था, तो डाउन हिल टू NADPH, रिड्यूसिंग टू NADPH, NADPH लास्ट में बनता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, सबसे लास्ट में NADPH बना, सबसे पहले प्रोसेस PS2 में हुआ था, PS2 के बाद PS1 में, तो CDBA ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने अभी आपको समझाया था वही सब यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन टेक्स प्लेस अंडर। डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन कहाँ पे होता है? सबसे पहले तो आपको डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन पता होना चाहिए होता क्या है। डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट कैसे यूज करती है एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये बात समझ में, फिर जो ये प्रोसेस है होता है स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी, और अगर होगी भी तो एक्सट्रीमली लिमिटेड होगी। तो ये पूछा गया हमसे नाइट्रेट टेक्स प्लेस अंडर स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशन, स्ट्रिक्ट एरोबिक कंडीशन, एथेरोबिक कंडीशन। तो अभी बताया था मैंने आपको एनारोबिक कंडीशन में होता है, तो डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन क्या है, फर्स्ट एनारोबिक कंडीशन है। स्ट्रिक्ट एरोबिक कंडीशन में करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रेट रिडक्शन कभी भी एरोबिक कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ प्रिफर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट है माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन, जो सम बैक्टीरिया रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट को अंडर द लो ऑक्सीजन। फुल डिसिमिलेटरी रिडक्शन रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशन। फुल डिसिमिलेटरी को एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए। फिर है एसिडिक कंडीशन, जो पीएच है वो इन्फ्लुएंस होता है प्रोसेस में, बट इट इज नॉट अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। दस करेक्ट आंसर इज स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशन। आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको इन डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। ऐसे करके मैं धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करती रहूंगी। आप नोट्स बनाइए, पढ़िए अच्छे से जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था अभी यहाँ पे एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वाला, तो इसमें एक टॉपिक और रहता है आपका ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर आपको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस समझना है, पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा, और दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको किस किस टॉपिक्स में डाउट है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियोस लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।